हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी विद्यार्थी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री से। और कल आपने देखा होगा हिस्ट्री का हमने तीसरा का जो चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज, इस चैप्टर से हम लोग कल सब्जेक्टिव यानी कि इसका जो जितना भी मतलब पॉइंट है उसके बारे में हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव में समझ कर। लेकिन आज हम लोग करेंगे केवल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और लास्ट में रिवाइजमेंट कराया जाएगा, यानी कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा तीनों मिलाकर बाद में रिवाइज ऑब्जेक्टिव के तहत कराया जाएगा आप लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि एक बार आप लोग यहाँ पर देख लिए तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल आप लोग देखिए क्वेश्चन का जो पैटर्न है, किस प्रकार से सेटअप किया गया है, वो सभी चीज़ देखिएगा तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग क्वेश्चन का आंसर अगर जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और शुरू करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन आपके लिए रखा गया है। देखिए, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आरंभ करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री से। चलिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और आंसर ऑप्शन के साथ दिया जाएगा आप लोगों को और आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध पूछा जा रहा है कि किसने जीता था, पांडव ने, कौरव ने, या फिर अस्थाल ने, या फिर मंगल ने। देखिए मैंने आपको बताया था जो कुरुक्षेत्र यानी जो हस्तिनापुर में युद्ध हुआ था, महाभारत, दो परिवारों के बीच में आपस में युद्ध हुआ था, उसी को हम लोग अब कुरुक्षेत्र युद्ध के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर दो अगर परिवार में युद्ध होता है तो वहाँ पर किसी ना किसी का तो एक का जीतना, कोई एक हारेगा एक कोई जीतेगा। तो देखिए उसमें जीत हो गई सिंपली से पांडव की, और कौरव की हार हुई थी इसमें। तो यहाँ पर जीत पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था। तो गंगा पुत्र किसे कहा जाता था बताइए जल्दी से। एम देखिए, अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, या फिर पांडव को। चलिए बताइए बाबू इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए गंगा पुत्र कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, भीष्म। भीष्म जो है वो गंगा पुत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, और जो भी विद्यार्थी अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो आप लोग अवश्य व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर अनेक प्रकार का आपका हेल्प किया जाता है। जैसे मैं फ्री में नोट्स देना, या फिर कोई भी एग्ज़ाम आपका आता है तो उसके बारे में नोटिफिकेशन जो जारी होता है उसको सबसे पहले आपको बता दिया जाता है, या फिर आपका जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं उसका वायरल पेपर भी दिया जाता है। तो आप लोग सिंपली से इस नंबर को ऐड कीजिए और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए मैसेज करके, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। मैंने आपको कल बताया था कि महाभारत जो था वो, देखिए महाभारत जो रचना है, महाभारत रचना लगभग 1000 वर्ष तक इसका रचना किया गया है, तब जाकर महाभारत जो है वो संपन्न हुआ है। 1000 वर्ष अगर इसका किसी भी चीज़ का अगर रचना किया जाएगा तो बताओ वो कैसा काव्य होगा। इसीलिए महाभारत को हम लोग कहते हैं महाकाव्य। महाकाव्य के सब वर्ल्ड के महाकाव्य के रूप में हम लोग महाभारत को जानते हैं, ठीक है। चलिए महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। देखिए जो प्रश्न है 2009 में, 2011 में, 2018 में और 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 18 दिन, ठीक है। 18 दिन तक महाभारत जो है वो युद्ध चला। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई, संस्कृत में, पाली में, या फिर प्राकृतिक में, या फिर हिंदी में। चलिए इन चारों ऑप्शन में से जवाब दीजिए कि क्या सही जवाब होगा। ये भी देखिए कि कितना पूछा गया है, 2010 में, 2014 में, 2019 में प्रश्न जो है वो पूछा गया है। तो बताते चलिए, क्योंकि सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बेहतरीन है। तो देखिए महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि महाभारत किसने लिखा। देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया 2016 में या 2020 में। तो बताइए कि वाल्मीकि जी होंगे या फिर मनु होंगे, कटल होंगे या फिर महर्षि वेद व्यास होंगे। तो देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महर्षि वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है 6 नंबर प्रश्न की जाति का लक्षण नहीं है। तो जाति का लक्षण नहीं है अंत विवाह, श्रम विभाजन या फिर सम्या या फिर अनुवांशिकता। तो 6 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो सही जवाब हो जाएगा बाबू सम्या। ठीक है, जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाबू कोई कुछ कमेंट कर रहा है, मान लो कि कोई गलत सलत कमेंट कर रहा है ना, उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। देखिए पढ़ने वाले स्टूडेंट के मन में केवल पढ़ाई ही चलना चाहिए। ठीक है, और कोई कुछ कमेंट कर रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए, बस हम जो बता रहे हैं उसको आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्दों में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईसा पूर्व के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। एम देखिए ब्राह्मणों के लिए या फिर बौद्धों के लिए, या फिर देख सकते हैं सी में दिया गया है कि जैनियों के लिए या फिर विदेशियों के लिए। देखिए तो 7 का सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशियों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था यानी कि वंशानुगत जाति के परिवर्तित हो गई। तो ए में दिया गया है कि उत्तर वैदिक का काल, और बी में दिया गया कि गुप्त काल, और सी में दिया कि गुप्तोर काल में, और डी में दिया गया कि पूर्व मध्य काल में। चलिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपने क्या पढ़ा था, तो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिया गया यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की गोत्र किसका सूत्रक होता था। तो जो गोत्र है वो किसका सूत्रक होता था। एम देखिए प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के लिए, या फिर व्यवसायिक उपजातिया के लिए, या फिर उपजातियों का समान बिना निवास स्थान, और डी में दिया गया है कि एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र। तो चलिए 9 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, यानी कि प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से ढक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत यानी साहित्य विशेषकर महाकाव्यों में एक पुराणों में हुआ। तो चलिए 10 का ऑप्शन का राइट आंसर बताइए कि आंध्र होगा, या फिर पुलिंद होगा, या फिर सी में दिया गया है कि सवर होगा, या फिर डी में दिया गया है कि सभी होगा। तो देखिए इसका जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बता रहे हैं सभी, उनका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको टाइम भी दिया जा रहा है आंसर बताने के लिए, तो इससे बढ़िया क्या चीज़ होगा। तो जल्दी से आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। देखिए दिया गया है कि वर्ण अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। तो वर्ण अलंकार की जो संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, या फिर उपनिषदों में, या फिर धर्मसूत्रों में, या फिर स्मृतियों में। चलिए तो 11 का राइट आंसर बताइए। तो वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी स्मृतियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दिया गया है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। मतलब जो महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण है वो कितने वर्षों तक चला था। तो मैंने कल बताया था आपको कि 13,000 पृष्ठों में जो है महाभारत का समालोचनात्मक जो संस्करण है वो 13,000 पृष्ठों में प्रकाशित किया गया था। और ये जो है वो 47 यानी 37 वर्ष के करीब में इसमें टाइम लगा हुआ था, 37 बरस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है। मतलब मान लो कि गोत्र के अंदर ही अगर विवाह कर लिया जाए, आपको कल बताए थे बही विवाह, अंतः विवाह। ठीक है, ये सब आपको कल बताया गया था। तो जो विद्यार्थी कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर कृपया जाकर आप लोग वीडियो देखें, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेहतरीन तरीक़ा से आपको बताया गया है। तो देखिए गोत्र के अंदर विवाह करने को कौन सा विवाह कहा जाता है। तो अंतः विवाह कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। तो क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। तो चलिए हाँ नहीं दोनों, और डी में देखिए कोई गणना नहीं थी। तो देखिए 14 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियों प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है। चलिए एम देखिए राजमहलों में, मंदिरों में, गुफाओं की दीवार पर या फिर स्तंभ अभिलेखों पर। चलिए तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा गुफाओं के दीवारों पर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया कि द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे। तो द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू। तो आप लोग कमेंट अवश्य करा कीजिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। देखिए क्वेश्चन जो है 2018 और 2020 में पूछा गया है, हो सकता है कि आप में भी पूछ देगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, इनमें देखिए 4, 6, 8 और 9। तो देखिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 8, ठीक है, 8 ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। चलिए एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताना है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तो ऑप्शन दिया गया है कि शंतनु, भीष्म और सी में दिया कि दुर्योधन और डी में दिया कि शकुनी। तो 18 का राइट आंसर बताओ कि क्या होगा बब्बू, तो हो जाएगा भीष्म, ठीक है। बहुत विद्यार्थी मार देंगे शकुनी, तो ऐसे काम नहीं करना है बाबू, ठीक है, गलती से बचिए। यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन दिया गया है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। मतलब 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो चलिए बताइए, एम दे की प्रथम, बी में दे की 92 और सी में दे की 102वें और डी में दिया गया कि 100वें। तो बताइए कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो चलिए ऑप्शन हो जाएगा प्रथम आदि पर्व के अध्याय में, गलत हो गया यार, 102वें, ठीक है, 102वें, ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं। आप लोग गलती हो जा रहा है ना जहाँ पर, आप लोग बताइएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बाबू हम लोग जो है ना आपके लिए मेहनत करके वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि हम जो है आईएससी हम लोग किए हुए हैं मैथ से, ठीक है, इसीलिए थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग एक भी क्वेश्चन जो है गड़बड़ ना हो और बिल्कुल सही आपसे बताया जा रहा है, ठीक है। और देखिए बिल्कुल समझाकर आपको पूरा चीज़ बताया जा रहा है, तो आप लोग अवश्य ही जो है पढ़िए। देखिए दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन की अम्बालिका किसकी पलिया थी। मतलब अम्बालिका किसकी पलिया थी, ठीक है ना। एम देखिए चित्रगंगद की, और बी में देखिए वह चित्रवीय की, और सी में दिया गया कि पांडु की, और डी में देखिए दुर्योधन की। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू विचित्रवीर्य की, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है सही जवाब। तो आप लोग बता ही नहीं रहे हैं, तो कम से कम आप लोग आंसर बताएं कमेंट में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बाबू दिया गया है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट देख रहे हैं, अच्छा कमेंट कर रहे हैं, और आप लोग जो विद्यार्थी कमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे गुंजाइश है कि आप लोग थोड़ा कमेंट करा कीजिएगा, ठीक है। चलिए कि कोई विद्यार्थी अगर नया जुड़ेगा तो उसको समझ में आएगा, चलो इसमें अच्छा पढ़ाई हो रहा है, कमेंट सभी विद्यार्थी कर रहे हैं, गलत चाहे सही कमेंट करा कीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए दिया गया है कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी पांडु या फिर धृतराष्ट्र, और सी में देखिए विदुर, और डी में देखिए ए सभी। तो देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ए सभी जो थे वो महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न संतानें थे, ठीक है, क्योंकि इनके गुरु थे। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घटोत्कच जो किसका पुत्र था। घटोत्कच जो था वो किसका पुत्र था। एम देखिए युधिष्ठिर का, या फिर अर्जुन का, या फिर दुर्योधन का, या फिर भीष्म का। आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी जल्दी से, क्या होगा। तो चलिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू भीम का। जो घटोत्कच था ना वो भीम का पुत्र था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो सही जवाब याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था। मतलब जो भीम जी थे वो हिडिंबा के साथ कौन सा जो विवाह था वो संपन्न किए हुए थे। आर्ष विवाह, या फिर गंधर्व विवाह, या फिर राक्षस विवाह, या फिर देव विवाह। चलिए
23 का राइट आंसर बताइए, तो हो जाएगा गंध विवाह। गंध विवाह किए हुए थे हिडम्बा के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर प्रश्न दिया गया है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो थी वो किसकी पत्नी थी, और यहाँ पर दिया गया है, देखिए 2021 में प्रश्न जो है पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी प्रश्न जितना हम करा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के मालूम कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए में देखिए अर्जुन, नकुल, सहदेव, और डी में देखिए इन सभी। देखिए जो द्रौपदी ऐसी औरत थी जिसके 5 कुल कितने पति थे, तो 5 पति थे, ठीक है। तो अर्जुन भी थे, नकुल भी थे और सहदेव, यानी कि ऑप्शन डी एक सही जवाब हो जाएगा सही में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि करेण या अधिकास्ते माँ फुले से चादन, ठीक है ना, श्री द्वाग गीता के किस अध्याय में वर्णित हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए बाबू। देखिए अभी अभी जो है नाम सूद के उठे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं। एम देखिए प्रथम, बी में देखिए द्वितीय, सी में देखिए द्वितीय तृतीय, और डी में दिया गया कि चतुर्थ, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर बताओ बाबू कि क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि द्वितीय। देखिए दिया गया यहाँ पर प्रश्न कि कर्मेण अधिकास्ते माँ फुल दाचन, ठीक है, श्री दाग व गीता के किस अध्याय में वर्णित है। देखिए कैसे कैसे वर्ड लिखा जा रहा है ना, पढ़ने में दिक्कत हो जा रहा है। देखिए तो 25 का राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। यहाँ पर देखिए 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा शानदार दिया गया है कि श्री द्वाग दिगता के जो महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था आपसे, दिया गया कि महात्मा गांधी, बी में देखिए विवेकानंद, सी में देखिए बाल गंगाधर तिलक, और डी में देखिए इनमें सभी। तो देखिए 26 का राइट आंसर बताना है कि क्या होगा, तो हो जाएगा बाबू सभी हो जाएगा। सभी का विचार जो है व्यक्त किया गया है, गांधी जी का, विवेकानंद का, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 का डी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शानदार क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिए। दिया गया कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश यानी कि वशिष्ठ पुत्र सातकड़ी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े। चलिए एम देखिए साक, और बी में देखिए पहलवा, और सी में देखिए कुषाण, और डी में दिया गया कि हूण। चलिए 27 का बताएं कि क्या होगा बाबू, तो जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, गलती चाहे सही करा कीजिए बाबू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक। चल पार्टनर नेक्स्ट क्वेश्चन बता लो आप लोग। देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन की महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला है। तो देखिए महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख एम देखिए आदि पर्व, भीम देखिए भीष्म पर्व, सिम देखिए शांति पर्व, और डी में देखिए इनमें से सभी में। तो देखिए 28 का सही जवाब हो जाएगा शांति पर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी जो विद्यार्थी बताएगा उनका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना आराम से हम आपको बता रहे हैं, फिर भी आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। मतलब जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, या फिर शूद्र में। तो देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा शूद्र में, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चड़ाल अष्टपृष्ठ माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करने आना पड़ता था। लकड़ी की आवाज़ करने आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बच सके। ये कथन किसका है। चलिए बाबू एम देखिए फायान का, बी में देखिए मेगास्थनीस्ट, और सी में देखिए कटल, और डी में दिया गया है कि हैंसोंग का। तो देखिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फयान का है कथन, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्न आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, आंसर मार दीजिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहले दिया गया है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। मतलब जो दुर्योधन थी उसकी माँ पूछा जा रहा है कि दुर्योधन जो था उसकी माँ पूछा जा रहा है कि कौन थी। गंधारी थी, कुंती थी, या फिर माद्री थी, या फिर सत्यावती थी। तो चलिए 31 का राइट आंसर बताइए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंधारी जो थी वो दुर्योधन की माँ थी, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। चलिए
ए में देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है एक नाथ, बीम देखिए रामदेव, सिम देखिए तुकाराम और डिम देखिए मानेश्वर। चलिए तो 32 का राइट आंसर बताइए। 32 का सही जवाब हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी मानेश्वर। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है हमारा जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और आरंभिक समाज। इसमें ज़्यादातर जो पढ़ना था हम लोगों को वो पढ़ना था महाभारत के बारे में। ठीक है, महाभारत में क्या घटित हुआ था, ठीक है, आरंभिक समाज। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों को इसमें पढ़ना था। ठीक है, तो अब मैं हम लोग मतलब आपको बोले थे कि रिवाइज भी हम कराएंगे लास्ट में, यानी कि पहला चैप्टर से, दूसरा चैप्टर से और तीसरा चैप्टर जो हम पढ़े हैं ये तो रिवाइज तो हो ही गया। ठीक है ना, दो पहले चैप्टर पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो है कि पीछे वाला को रिवाइज कराते चले। सभी वीडियो में हम रिवाइज कराते चलेंगे, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर चलिए नीचे, चलिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सिंपली से रिवीजन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पर देखिएगा ईंट, मकाने तथा अस्थि, हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा हुआ था चैप्टर। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था राज, किसान और नगर। ठीक है, और आरंभिक राज और अर्थव्यवस्था। देखिए पहला चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ईंट मकाने यानी ईंटा के मकाने कैसे बनाने की शुरुआत हुई। उसके बाद में हमने पढ़ा राजा कैसे बने, किसान की कैसे उत्पत्ति हुई, नगर कैसे बनने लगे, ये सभी चीज़ हमने पढ़ा। उसके बाद में बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उसके बाद में जब राजा किसान ये सब बनने लगे, नगर बनने लगे, तो उसके बाद में जाति में भी भेदभाव होने लगा, उस वर्ग बंटने लगे। ठीक है, आरंभिक समाज का उदय होने लगा। ठीक है, तो और बंधु बनने लगे, रिश्तेदार बनने लगे। ठीक है, और वो थर्ड नंबर चैप्टर जो महाभारत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, महाभारत जो हम लोग क्वेश्चन पूरा किए हैं वह सभी चीज़ इस सब में पढ़ना है। चलिए हम लोग इसको और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा। देखिए 100% जो है ना आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसको PDF आप लोग ले लो। अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं गुरुमणि टेस्ट स्टडी पॉइंट को, तो जल्दी से जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके आने वाला हर वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है रिवीजन में, और सभी विद्यार्थी बताइए। दिया गया है कि स्वतंत्र भारत में भारत गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए इसका देखते हैं कि कौन कौन विद्यार्थी जो है वो राइट आंसर बता रहे हैं। एम देखिए सी राजगोपालचारी, बी में देखिए लॉर्ड माउंटबेटन, और सी में देखिए लाला बहादुर शास्त्री, और डी में देखिए वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए पहला का राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलते हैं, आप लोग आंसर बताते चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। अर्थशास्त्र के लेखक पूछा जा रहा है कि कौन थे। वाल्मीकि जी थे, वेद व्यास थे, या फिर मगधतनीज थे, या फिर कौटिल्य थे। देखिए महाभारत का तो हम लोग जानते हैं कि वेद व्यास हैं, और रामायण का जानते हैं कि वाल्मीकि जी हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है वो है कौटिल्य। कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो आप लोग को इसको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, भारत कब आया था। एम देखिए 1458, बी में देखिए 1498, सी में दिया गया कि 158, और डी में दिया गया कि 1558। तो देखिए 3 का राइट आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो था वो भारत आया हुआ था। ऑप्शन बी आप लोग मारिए जल्दी से कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दिया गया है कि अशोक किस वंश का शासक था, मतलब जो अशोक था वो किस वंश का शासक था। एम दे कि नंद वंश का, मौर्य वंश का, पाल वंश का, या फिर डिम दे कि इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 4 का राइट आंसर क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा जो अशोक किस वंश का शासक था, तो हो जाएगा मौर्य वंश का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया यहाँ पर देखिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। दिया गया कि मोहनजोदाड़ो का उल्लंघन किसने किया था। मोहनजोदाड़ो का जो उल्लंघन है वो किसने किया था। एम दे कि दयाराम साहनी ने, या फिर जॉन मार्शल, सी में दिया कि आर.डी. बनर्जी, या फिर डी में दिया कि R.S. विशिष्ट। तो देखिए 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R.डी. बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है 6 नंबर प्रश्न कि सर्वप्रथम विजयनगर जाने वाला विदेशी यात्री कौन था।
मतलब सबसे प्रथम यानी सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो विदेशी यात्री जो था वो कौन था? निकोलो कोकड़ी या फिर अबूदुर रज्जाक, या फिर सी में देख सकते हैं डेमिंगस पेइस, और डी में दिया गया है कि फर्नाओ नूनीज। चलिए तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकोलो कोड़ी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना। चलिए मुंबई, जापान, बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो जगह बंगाल में लागू किया गया था अस्थाई बंदोबस्त, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, दिया गया है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक ने की जाती है? मतलब जो समुद्रगुप्त की जो तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? हिटलर से, नेपोलियन से, या फिर बिस्मार्क, या फिर डी में देख सकते हैं मुसोलिनी से। चलिए तो 8 का राइट आंसर बताइए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन से की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, दिया गया है कि संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? मतलब जो संथाल विद्रोह था वो कब आरंभ हुआ था? एम देखिए 1855 में, बी में दिया गया है कि 1860 में, सी में दिया कि 1865 में, डी में देखिए 1885 ईस्वी में। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा 1855, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि इन बतूता किस देश का यात्री था? इन बतूता किस देश का यात्री था? इटली का, ईरान का, मोरक्को का, या फिर यूनान का? चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, वो जाएगा बाबू ईरान का, यानी कि इन बतूता किस देश का यात्री था? ईरान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का जो युद्ध था वो लगभग महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जवाहरलाल नेहरू होगा, लाला बहादुर शास्त्री होगा, नरेंद्र प्रसाद होगा, BR अम्बेडकर। कोई भी क्वेश्चन अगर गलती हो जा रहा है ना हमसे, तो आप लोग जरूर बताइएगा। तो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर ने लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, डच थे, या फिर फ्रांसीसी थे? तो चलिए बताइए, तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपियन जो थे वो पुर्तगाली थे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि रैयतवाड़ी यानी कि व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? देखिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो पढ़वे करेगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर, जो भी विद्यार्थी का माता पिता का नाम जो है रोशन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है एग्जाम में, तो आप लोग ज़रूर वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं तो आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? कोलकाता, मुंबई, मद्रास, और डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो देखिए 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा साहित्य नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नंबर ले लीजिए और मैसेज कीजिएगा, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो डायरेक्ट आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। हमने कल पढ़ा था यहाँ पर देखिएगा बंधुत्व जाति तथा वर्ग, यानी कि आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक ये जो है ये चला हुआ था, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े हुए थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए महाभारत के आधार पर भारतीय समाज का विश्लेषण जो है हमने किया था, मतलब किया गया है, ठीक है। इस अध्याय में हम भारतीय समाज का विश्लेषण करेंगे और महाभारत के आधार पर हम कुछ आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए साम्य काल 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक बनाया गया था, और जल्दी जल्दी में हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए महाभारत जो है वो दो परिवारों के बीच युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच में लड़ा गया युद्ध जो है, इसका वर्णन जो है महाभारत के नाम से हम लोग जानते हैं। 2 नंबर रहेगा पॉइंट की, जो गुरु जनपद की राजधानी यानी हसीनापुर थी, यहीं पर महाभारत जो है वो हुआ था, ठीक है। उसके बाद में पांडवों की विजय हुई थी महाभारत में। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत को कहा जाता है, विश्व का, ठीक है। और इसमें इसकी रचना हजारों वर्ष
हज़ारों वर्षों से भी अधिक लगा हुआ था। देखिए महाभारत की रचना हज़ारों वर्ष से अधिक लगा हुआ था, तब इसका रचना किया गया है। देखिए 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक जो है इसकी रचना किया गया था, जो लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक प्रश्न आया था कि अगर प्रश्न रहेगा कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने किया था, संस्कृत में इसका अनुवाद किसने किया था महाभारत का, तो हो जाएगा B.S. सुधांकर, जो 1919 में किए हुए थे। B.S. सुधांकर रट लो बाबू, B.S. सुधांकर इसको रट लीजिए, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और देखिए अनेक विद्वानों के सहयोग से जो है महाभारत का जो समालोचनात्मक वर्णन किया गया है। विद्वानों द्वारा महाभारत की अलग अलग भाषाओं में लिखे जो पांडुलिपि लिपि जो थी उसको एकीकृत करके उसको किया गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर श्लोकों की जो संख्या थी पृष्ठ 13,000 पृष्ठ पर प्रकाशित किया गया था महाभारत। ठीक है, जो इसकी परियोजना में लगभग 37 या 47 वर्ष लिखा जाता है। ठीक है ना, 37 वर्ष लगा हुआ था। ठीक है, देखिए उसके बाद में हमने बहुत सारे चीज़ आपको बताए हुए थे। ठीक है ना, प्रीत वंशिकता व्यवस्था क्या है, विवाह का नियम क्या है, ये सभी चीज़ आपको बताया गया था। ठीक है, और बिल्कुल फिगर के साथ में आपको बताया गया था कल। तो आप लोग क्या कीजिए कि कल वाला जो वीडियो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए ज़्यादा हम नहीं आज पढ़ाएंगे। जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, लाइक किए हैं, दिल से धन्यवाद। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अगर किसी को कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरा नंबर यहाँ पर है, तो आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है।